Hello dear student, today we are discussing about third lecture of chemical bonding and molecular structure of class 11th standard। तो हमने उससे पहले जो है नेचर ऑफ या टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में पढ़ लिया है। अभी तक को जो है आयनिक बॉन्ड हमने डिस्कशन कर लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कशन कर लिया था कि कैसे फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड। आज हम यहाँ जो बात करेंगे कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, जो दो हमारे शेष रह गए हैं उनकी बात करेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि है क्या, कैसे बनता है, फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले कंडीशन ये होगा कोवैलेंट बॉन्ड बनने की कि कोवैलेंट बॉन्ड किसी दो एटम्स जैसे मानते हैं ए और बी है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या तो सेम हो या अबाउट क्या हो, ऑलमोस्ट सेम हो। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या आनी चाहिए, लगभग में आनी चाहिए, इक्वल में आनी चाहिए। जैसे इसका अगर जो हम 3.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान रहे हैं तो इसका कुछ क्या हो, 3 हो या 2.5 हो या 2 हो, मतलब एक अबाउट रेंज में आना चाहिए। अगर जो ऐसा है तो इन दोनों के बीच क्या हो सकते हैं, जो बॉन्ड्स बनेंगे उन बॉन्ड्स को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि सबसे मोस्ट कंडीशन ये है कि ए और बी अगर जो हैं तो ए अगर जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बी भी क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। और इन दोनों के जो मिलने से जो बॉन्डिंग बनेगी उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, मतलब जितना ए की भागीदारी है उतना बी का भी है। मतलब ए का पार्टिसिपेशन जितना इलेक्ट्रॉन देने में है उतना बी का भी पार्टिसिपेशन है। अगर जो इक्वली मतलब म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन करते हैं तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और एक बात और, अगर जो इन दोनों के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है तो हमेशा कितने बॉन्ड बनेंगे, इन दोनों के बीच 2 बॉन्ड बनेंगे। और अगर जो 3 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन इन दोनों के बीच हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होंगे, 3 होंगे। ओके, तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं। मतलब जितने म्यूचुअल शेयरिंग होगी उतने बॉन्डिंग बनने के चांसेस हैं। और इसमें क्या होता है कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है एटम की वो लगभग अबाउट क्या होती है, एक रेंज में होती है, एक सिमिलर रेंज में होती है। जबकि आयनिक बॉन्ड में जो होता है डिफरेंस होता है वो 3.5 या 4 के क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस होते थे। और आयनिक बॉन्ड क्या होता था, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अट्रैक्शन से बनता था। तो आज हम यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड वाज गिवन बाय जीएन लुइस। तो अगर जो हम कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया तो हम याद रखेंगे साइंटिस्ट का नाम जीएन लुइस। दिस इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने बात किया कि ये जो फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक अगर जो कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तभी क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मतलब जो एटम होंगे दोनों उनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो क्या होगी, अबाउट सेम होगी, मतलब सेम और ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मतलब अबाउट क्या होनी चाहिए, सेम। इफ 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना बॉन्ड बना रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इफ 4 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, अगर जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इफ 6 इलेक्ट्रॉन इज शेयर ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म। अगर जो 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। तो हम एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ H2। हाइड्रोजन के पास आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका आउटर मोस्ट 2 हो गया, इसने जब दिया तो इसका भी क्या हो गया, आउटर मोस्ट 2 हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ को जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअली पार्टिसिपेशन हो रहा है और इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट। सेकंड देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो H का आप जानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, Cl का नंबर है 17 है। 17 होने के नाते इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ओके, तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम जो बैलेंस सेल होता है उसी के इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात कर लिया था या पिछले वीडियो में इस चीज़ की बात कर ली थी कि जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी का हम क्या कहते हैं, बैलेंस
इलेक्ट्रॉन, और यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। ओके, तो अब देखते हैं 2 2 4 2 6 and 1 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक अगर जो ये हाइड्रोजन के साथ ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये अगर जो अपना क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाए तो इसका 2 कंप्लीट। तो मैंने एक्सेप्ट में भी बताया था पिछले वीडियो में कि हाइड्रोजन 2 ही पे अपने ऑक्टेट को या डुप्लेट को क्या कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेता है, अपने स्टेबिलिटी को सेटिस्फाई कर लेता है। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेशन से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और इसके एक इलेक्ट्रॉन के देने से इसका डुप्लेट पूरा होता है। इस वजह से ये दोनों स्टेबल कंपाउंड बनते हैं, और जो इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो रहा है, Cl के द्वारा एक दिया जा रहा है और H के द्वारा दिया जा रहा है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। फॉर्मेशन ऑफ O2 में क्या देखेंगे, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में जानते ही हैं 8 ऑक्सीजन की क्या होती है, 8वें नंबर पे है, और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 6, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल पार्टिसिपेशन हो रहा है, 2 ये इसको दे रहा है और ये 2 इसको दे रहा है, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जा रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और जब 4 आएंगे तो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, डबली, मतलब ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो डबल होगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ N2, जो N2 गैस होता है उसके बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन 7 नंबर पर है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होगी, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 3 to 5 एंड 3 to 5। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको इस अगले अपने बगल वाले नाइट्रोजन को देंगे, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से इसका पार्टिसिपेशन होता है। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और ये नाइट्रोजन इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच जो म्यूचुअल पार्टिसिपेशन है वो कुल 6 इलेक्ट्रॉन की है। और जब 6 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होगा तो इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कितने होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ओके, और इसके पास एक एक लोन पेयर क्या हो जाएंगे, अभी रह जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा चौथा एग्जाम्पल ऑफ for covalent bond. Now 5 example of formation of NH3। NH3 का फॉर्मेशन कैसे होता है देख लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आप जानते हो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5 मैंने डॉट लाइन से देखा है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस लाइन से दिखाया है। ओके, तो क्रॉस लाइन के साथ अब इस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन अगर जो नाइट्रोजन को दिए जाएं तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास 5 है ऑलरेडी, 3 इलेक्ट्रॉन दिए गए तो कितने हो गए, 8। तो चूंकि हाइड्रोजन जो है डुप्लेट पे कंप्लीट हो जा रहा है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया नाइट्रोजन, इसका डुप्लेट कंप्लीट, नाइट्रोजन इसको दिया एक इलेक्ट्रॉन और इसको एक दिया। तो इस वजह से जो हर एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और इस तरीके से इनका डुप्लेट और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, म्यूचुअल पार्टिसिपेशन के साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। तो प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे, बट दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे बिटवीन द कंबाइनिंग एटम, जो एटम्स आपस में कंबाइन हो। इट इज द रीजन व्हाई कोवैलेंट कंपाउंड कंटेन्स नो चार्ज आर आयन। इस वजह से यही रीजन होता है कि कोवैलेंट कंपाउंड कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते, मतलब आयंस फॉर्मेशन नहीं करते। जब भी आयंस फॉर्मेशन होगा वो किस में होगा, आयनिक बॉन्ड में होगा, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कोवैलेंट की। कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड आर गैस बट दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट बॉन्ड कभी भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इसका रीजन है क्योंकि उसमें आयंस फॉर्मेशन नहीं होते, आयनिक बॉन्ड में ही आयन फॉर्मेशन होते हैं, जिसकी वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और कोवैलेंट हमेशा सॉलिड या फिर गैस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ एज नो कैरीज आर करंट। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। सेकंड का तो हमने देख लिया कि ये सॉलिड में होते हैं, गैसेज में होते हैं, लेकिन ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते कोवैलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो
एक ग्रेफाइट आप देखते हो, ग्रेफाइट की वैलेंसी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, और हम जो डायमंड की बात करते हैं वो क्या होता है, हार्ड होता है। जो डायमंड होता है उसमें कार्बन, जानते हो ग्रेफाइट और जो हमारे डायमंड होते हैं वो कार्बन के ही क्या होते हैं, बने कंपाउंड होते हैं। जब कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होती है, विद कार्बन के साथ ज्वाइंट होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स हमेशा क्या बनाते हैं, हार्ड कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनकी चारों बैलेंसिंग कंप्लीट होती है विथ कार्बन के साथ, तो ये डायमंड का फॉर्मेशन करते हैं। बट जब कार्बन अपने 3 बैलेंसी कार्बन के साथ कंप्लीट किया हो और एक बैलेंसी उसकी खाली रह जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। इस वजह से इसमें एक एक्सेप्शन है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड रखते हुए भी, ग्रेफाइट में कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड रखते हुए भी वो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि डायमंड कंडक्ट नहीं करता है। ये एक एक्सेप्शन है, कोवैलेंट बॉन्ड रखने के बाद भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट करता है। कौन, ग्रेफाइट। ठीक, इस चीज़ को भी जाने रहेंगे। एंड थर्ड एग्जांपल्स, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयन से क्रिएट होते हैं, क्योंकि आयन्स के क्रिएशन से, प्लस और माइनस के क्रिएशन से इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। प्लस और माइनस के क्रिएशन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट में क्या होता है, म्यूचुअल लिंक शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से वो इतने हार्ड नहीं होते जितने हार्ड क्या होते हैं, हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। इस चीज़ को भी हम जाने रहेंगे। इसका एक रीजन देख सकते हैं, बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवैलेंट क्या रखता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है, जो ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि हम जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवैलेंट में वर्क करता है और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी कोवैलेंट बॉन्ड की। अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जिसमें आप देखेंगे मोस्ट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड आर नॉन पोलर। कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, मतलब पोलराइज नहीं होंगे। एंड आल्सो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक चीज़ आप जानेंगे, जब कोई हमारा नॉन पोलर कंपाउंड होगा तो हमेशा जो है घुलेगा कौन से सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और अगर जो पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर हमारा क्या होना चाहिए, कोवैलेंट कंपाउंड भी होना चाहिए। लेकिन मोस्टली आप जो कोवैलेंट कंपाउंड पाएंगे वो नॉन पोलर पाएंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, सेम। जब ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगी तो बी जितने तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतने ए भी खींचेगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेफिनेशन पढ़ रखा है कि द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब ए के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उतना बी के द्वारा भी खींचा जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि कोवैलेंट बॉन्ड उन्हीं एटम के बीच फॉर्म होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, सेम हो या फिर ऑलमोस्ट सेम हो। तो जब दोनों सेम फोर्स से खींचेंगे तो इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कोवैलेंट होगा। ओके, तो आपने इस चीज़ को समझा कि जब ये समान रेंज से खींचेंगे तो इनके बीच जो पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा। और जब पोलराइजेशन नहीं होगा तो बॉन्ड का ब्रेकअप नहीं आसानी से हो पाएगा और ये आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, और जब दो डिफरेंस होते हैं ए और बी में, एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम होती है, एक की कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड है वो क्या कहलाने लगता है, पोलर। ओके, आप समझ गए होंगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होते हैं वो पोलर होते हैं, और जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होते वो नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और पोलर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं या पोलर हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। ये चीज़ हम लोग जाने रहेंगे। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो कहने का मतलब कोवैलेंट कंपाउंड किस में घुलेगा, ऑर्गेनिक में घुलेगा। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका क्या है, बेंजीन, क्योंकि उसमें सबकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, जो उसके प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। बेंजीन की हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हर कार्बन की क्या होती है, इक्वल होती है, और इसलिए वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। और बेंजीन हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए इसे सॉल्वेंट की तरह हम
यूज कर सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा इस बेंजीन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर में आप देखेंगे एक H होता है और उसके साथ अटैच OH होता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी दूसरी होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी दूसरी होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से OH माइनस में टूट जाता है। मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, और ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से ये हमारा क्या होगा, पोलर कहलाएगा। पोलर कहलाएगा, चूंकि लिक्विड स्टेट में इसलिए पोलर सॉल्वेंट।